लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम ओप एम्प को एज एन इंटीग्रेटर कैसे यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप एम्प की सेकंड एप्लीकेशन कि उसको हम डिफरेंशिएटर की तरह किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ओप एम्प एज ए डिफरेंशिएटर। तो जब हम ओप एम्प को एज एन इंटीग्रेटर यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, ओप एम्प की इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जहाँ पर फीडबैक रेजिस्टेंस होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम एक कैपेसिटर से। तो ये जो हमारा सर्किट बनता है ये क्या बनता है, इंटीग्रेटर बनता है। तो अगर हमें ओप एम्प को डिफरेंशिएटर की तरह वर्क करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इस रेजिस्टेंस R और इस कैपेसिटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तो ये जो सर्किट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, डिफरेंशिएटर का सर्किट बनेगा। तो और R और CF की पोजीशन को चेंज करने पर हमारा जो सर्किट बनता है वो ये सर्किट बनता है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा सर्किट है ये डिफरेंशिएटर की तरह किस टाइप से वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये ओप एम्प जो है वो डिफरेंशिएटर की तरह वर्क कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो भी आउटपुट आएगी, इस सर्किट की जो भी आउटपुट आएगी वो किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, वो इनपुट के डिफरेंशिएशन के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये जो सर्किट है वो डिफरेंशिएटर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारा इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ओप एम्प है। अगर इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर रहे हैं तो जो इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा उसको हम ग्राउंड कर देंगे और इसके इन्वर्टिंग एंड पर इनपुट वोल्टेज प्रेजेंट होगी और रेजिस्टेंस और जो कैपेसिटर हमने यूज़ किए थे उनकी पोजीशन को हमने इंटरचेंज कर दिया है। तो ये बन गया हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस और ये हमारा हो गया कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस हमारे पास है C। ठीक है, तो हम लेट करते हैं कि ये जो वोल्टेज सोर्स है, इनपुट वोल्टेज सोर्स, उसकी वजह से इस कैपेसिटर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है IC के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर इस पॉइंट पर करंट आकर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक तो जाएगा फीडबैक रेजिस्टेंस के अंदर और दूसरा जाएगा इधर इनपुट ओप एम्प के अंदर। ठीक है, लेकिन हमें पता है ओप एम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, उसका इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब ओप एम्प के इधर तो कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, इधर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट किधर फ्लो करेगा, करंट सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो करंट IC है वो IF के ही इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इधर तो कोई करंट गया नहीं तो इसका मतलब IC किसके इक्वल है, IF के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हमें मिल गई कि जो हमारा IC है कैपेसिटर के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है सेम वही करंट हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज होता है वो कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू C इंटू में V होता है। अगर हम दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, C dV/dt। ठीक है, C तो एक क्या है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो कि एक फिक्स वैल्यू होगी, इसीलिए डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ V का होगा। और dQ/dt हमारा क्या बनता है, वो होता है करंट। तो ये क्या बनेगा हमारा, करंट इज इक्वल टू C dV/dt। ये करंट अब किसके अक्रॉस हमने निकाला है, ये निकाला है हमने कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट आ रहा है इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, IF के इक्वल हो जाएगा। और IF हमारा क्या है, IF है वो करंट जो इस फीडबैक रेजिस्टेंस RF से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहुँचते हैं इस कंडीशन पर कि जो हमारा करंट आया IF फीडबैक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो किसके इक्वल आ गया, C dV/dt के इक्वल, जहाँ पर ये जो V है ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है,
हैं, ये है हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के इस एंड पर जो वोल्टेज है वो है इनपुट वोल्टेज, और कैपेसिटर के इस एंड पर जो वोल्टेज है वो कितनी है, वो है हमारी जीरो। जीरो कैसे है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का कंसेप्ट क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग ऑप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जितनी भी वोल्टेज होगी वही वोल्टेज उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होगी। तो नॉन इन्वर्टिंग को अगर हमने ग्राउंड कर रखा है तो ये जो इन्वर्टिंग का ये पॉइंट है, ए पॉइंट, यहाँ पर हमें कितनी वोल्टेज मिलेगी, यहाँ पर भी हमें जीरो ही वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, ग्राउंड है तो जीरो वोल्टेज, तो ए पॉइंट पर जो हमारी वोल्टेज है वो कितनी हो गई, वो हमारी जीरो हो गई। तो देखिए कैपेसिटर के इस एंड पर वोल्टेज है वी इन के इक्वल, और कैपेसिटर के इस प्लेट पर जो वोल्टेज है वो हमारी है जीरो। ठीक है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हुई, वी इन माइनस में जीरो। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब वी सी की वैल्यू आ गई, वो आ गई हमारे पास वी इन माइनस में जीरो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास ये क्या इक्वेशन बनेगी, सी डी बाई डी टी, और वी सी की वैल्यू क्या है, वी सी की वैल्यू है वी इन माइनस जीरो, तो ये बन जाएगा डी वी इन बाई डी टी। ठीक है, अब हम निकालते हैं आई एफ की वैल्यू। तो आई एफ क्या है हमारे पास, आई एफ है हमारा करंट जो कि किससे फ्लो कर रहा है, फीडबैक रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इधर से कंसिडर करना है वोल्टेज को। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के इस एंड पर जो वोल्टेज है वो कितनी है, वो जीरो है, और रेजिस्टेंस के दूसरे एंड पर जो वोल्टेज है वो कितनी है, आउटपुट वोल्टेज के इक्वल है। तो इसका मतलब आई एफ की क्या वैल्यू बनेगी आपके पास, वो हो जाएगी, आई एफ की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है, इस एंड पर वोल्टेज रेजिस्टेंस की जीरो, और रेजिस्टेंस के इस एंड पर वोल्टेज है वो है वी आउट के इक्वल, और जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है आर एफ। तो ये हमारे पास हो गई आई एफ की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इसको भी हमने सोल्व कर लिया और इस टर्म को भी हमने सोल्व किया। तो सोल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बनी वो क्या थी, वो ये थी। ठीक है, वी इन माइनस में वोल्टेज एट ए पॉइंट जो कि हमारी जीरो है, और फीडबैक जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से अगर हम आउटपुट वोल्टेज निकालें तो हमारी आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल आ जाएगी, ये हमारी बन जाएगी आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, वो इनपुट वोल्टेज का डिफरेंशिएशन आ रही है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर माइनस साइन भी आ रहा है। कैपेसिटर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी फिक्स रहेगी। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वो इनपुट के डिफरेंशिएशन के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो हमारा ये जो सर्किट है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, वो एज एन डिफरेंशिएटर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास इनपुट वोल्टेज एक डीसी वोल्टेज है, ठीक है, एक डीसी सिग्नल है, ठीक, तो डीसी सिग्नल होने का क्या मतलब है, उसकी जो वैल्यू है वो हर टाइम पर क्या रहेगी, वो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एवरी टाइम। तो इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसका जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज कितनी आएगी, वो जीरो आएगी। तो इसका मतलब अगर एक कांस्टेंट डीसी सिग्नल को अप्लाई किया जाता है डिफरेंशिएटर पर तो हमें आउटपुट क्या मिलती है, हमें जीरो आउटपुट मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक साइन वेव अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो साइन वेव का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या बनता है, साइन का डिफरेंशिएशन बनता है कोस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आगे माइनस साइन है तो इसी वजह से ये जो हमारा कोस का कर्व है ये नीचे से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा। अगर पॉजिटिव होता तो ये यहाँ से शुरू होता, लेकिन क्योंकि इसमें रिजल्ट में यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है इसीलिए ये जो कर्व है डिफरेंशिएटर का वो यहाँ से शुरू होगा। सिमिलरली अगर हम एक स्क्वायर वेव को डिफरेंशिएट करते हैं तो जो हमारे पास उसके डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या मिलती है, हमें स्पाइक्स मिलती हैं। ठीक है, इस टाइप से ये हमें स्पाइक्स मिल रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम स्क्वायर वेव को कंसीडर कर रहे हैं तो स्क्वायर वेव के केस में ये वैल्यू कितनी है,
ठीक है, 1 कंसिडर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये है हमारी 1। उसके बाद जैसे इस पॉइंट पर हमारे पास वोल्टेज देखते हैं तो वो क्या आ रही है, एकदम हाई से लो पर आ रही है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इस पॉइंट पर अगेन लो से एकदम से हाई जा रही है। फिर यहाँ पर अगेन इस पॉइंट पर हाई से एकदम लो आ रही है, लो से फिर एकदम हाई जा रही है। तो जहाँ पर ये चेंज आ रहा है, हाई से लो में जाना या लो से हाई में जाना, वहीं पर हमें क्या मिलेंगी, वहीं पर हमें स्पाइक्स मिलेंगे, ठीक है। अगर एक्चुअल में हम इसके आउटपुट को देखें डिफरेंशिएटर की स्क्वायर वेव के लिए, तो जो हमारी आउटपुट आती है वो क्या आती है, वो कुछ इस टाइप से आती है। स्क्वायर वेव की अगर हम आउटपुट को देखें तो वो जो आउटपुट आती है वो हमारी कुछ इस टाइप से आती है। और इसके ओवरऑल रिजल्ट को हमने किस तरीके से एक्सप्रेस किया है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलती हैं, ये हमें स्पाइक्स मिलती हैं। तो ये था हमारा कि हम इस सर्किट को एज एन डिफरेंशिएटर कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट आता है इसके गेन के बारे में अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है ओप एम्प की, ठीक है। ओप एम्प की अगर इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन को हम यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारा गेन होता है वो क्या होता था, वोल्टेज गेन की अगर बात करें तो आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, और ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आती थी, माइनस में फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये जो रेजिस्टेंस हम यहाँ पर यूज़ करते थे इस कैपेसिटर की जगह, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर हमने कैपेसिटर को यूज़ किया है। तो इसका मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा, फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और हमें पता है कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा, ठीक है। और ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2πf लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम गेन का मोड कंसिडर करें, ठीक है, तो यहाँ से गेन की सिर्फ वैल्यू कंसिडर करें तो वो कितनी आ रही है, फीडबैक रेजिस्टेंस इनटू में 2πf और C, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 2π क्या है, एक कांस्टेंट है। पहले भी बताया था कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो फिक्स रहेगी, फीडबैक रेजिस्टेंस है तो इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो गेन है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हो गया। कि अगर इनपुट वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो गेन जो है हमारा वो भी क्या होता रहेगा, वो चेंज उसी के प्रोपोर्शन में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से गेन जो है वो क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया फ्रीक्वेंसी के। तो अगर हम बात करें किस किस के ग्राफ की, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ की, तो अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें तो जो हमारा ग्राफ है वो कैसा आएगा, वो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। अब ग्राफ को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम गेन निकालते हैं वो हम निकालते हैं डेसिबल के अंदर, ठीक है। dB ये क्या होती है, ये गेन की यूनिट होती है, ठीक है। तो गेन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेसिबल के अंदर। तो जो हम कर्व ड्रॉ करेंगे वो किस किस के बीच में होगा, गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में ही होगा, लेकिन गेन को हम कंसीडर करेंगे डेसिबल के अंदर, ठीक है। तो अगर गेन को, सिंपल गेन अगर हमें दिया हुआ है और उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है डेसिबल में, तो सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले उस गेन का मोड कंसीडर करना है। मोड करने के बाद उसका क्या लेना है, लॉग। लेकिन ध्यान रखना आपने कि लॉग जो है वो बेस 10 वाला होना चाहिए, ठीक है। ये कंसीडर करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है 20 से। तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी क्या बनेगी, वो बनेगी गेन इन डेसिबल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा गेन इन डेसिबल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। अब कर्व कैसे आपने ड्रॉ करना है, उसके लिए आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो गेन है उसकी क्या वैल्यू आ रही है, गेन की वैल्यू आ रही है हमारे पास RF
इंटू में 2πfc। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे फ्रीक्वेंसी जब हमारी ज़ीरो है, तो जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को ज़ीरो कर रहे हैं तो ये जो गेन है हमारा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या बनती है 20 log 10 0, और log 0 की वैल्यू हमें पता है वो कितनी होती है, वो -इन्फिनिटी होती है। तो इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी हमारी ज़ीरो है तो उस टाइम पर डेसिबल के अंदर जो गेन आ रहा है वो -इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो कर्व कहाँ से शुरू होगा, कर्व हमारा माइनस से शुरू होगा, -इन्फिनिटी से शुरू होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 1/2πRF इंटू में C। ठीक है, अब हमने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर ली जिसकी वैल्यू है 1/2πRF इंटू में C। तो अगर गेन वाले एक्सप्रेशन में हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास गेन कितना आ जाएगा, गेन 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास गेन कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा 20 log 10 इंटू में 1, यही बनेगा हमारे पास। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 होता है हमारा 0। तो क्या होगा, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी जहाँ पर हमारा जो गेन है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक सबसे पहले एक देखा फ्रीक्वेंसी जहाँ पर 0 है वहाँ पर गेन -इन्फिनिटी आ रहा है, और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी भी हमें मिल रही है जहाँ पर हमारा गेन क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0 के लिए गेन की वैल्यू -इन्फिनिटी वाला पॉइंट, और ये है वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पर हमारे पास गेन क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो अगर इन दोनों लाइंस को आप ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगी, एक इस टाइप से लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो कि पीछे से शुरू हो रही है, माइनस से शुरू हो रही है। ठीक है, और जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारा गेन जो है वो क्या आ जाता है, वो 0 आ जाता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं 0 dB फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर हमने 0 dB क्यों बोला है, क्योंकि गेन जो है वो हम डेसिबल में निकाल रहे हैं, और जहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू जो है, ठीक है, डेसिबल के अंदर जब हम गेन निकाल रहे हैं तो वो वैल्यू कितनी बन रही है, वो 0 बन रही है। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, 0 dB फ्रीक्वेंसी। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर हमारे पास गेन जो डेसिबल के अंदर हम निकाल रहे हैं वो 0 बन जाए, वो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या कहलाती है, 0 dB फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो फ्रीक्वेंसी है हमारी ये FA। ठीक है, अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को फर्दर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी को फर्दर इंक्रीज़ करेंगे तो गेन भी हमारा इंक्रीज़ होगा। और हमें पता है log के अंदर अगर हम वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते चले जाएं तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, log की वैल्यू इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो अगर हम कर्व को आगे देखें फर्दर तो हमारे पास ये जो कर्व है वो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में इस टाइप से इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो गेन है, ठीक है, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो इनडेफिनेटली इंक्रीज़ नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वो इंक्रीज़ होगा, उसके बाद वो इंक्रीज़ नहीं होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ओपैम्प है वो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। और जब हमने ओपैम्प को बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने ओपैम्प की 2 कॉन्फ़िगरेशन स्टडी की थी, ओपैम्प इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड ओपैम्प इन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अगर हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इसका मतलब कोई भी फीडबैक अगर हमने प्रोवाइड नहीं किया है तो उस टाइम पर जो ओपैम्प का गेन आता है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है, और गेन को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फीडबैक का यूज़ करते हैं। और जैसे ही हम फीडबैक सर्किट लगा देते हैं तो उस टाइम पर जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है ओपैम्प की वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारा क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर फीडबैक प्रेजेंट है, इसीलिए ये जो गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व है वो इनडेफिनेटली इंक्रीज़ नहीं होगा, एक लिमिट तक ही इंक्रीज़ होगा। अब वो लिमिट हम कैसे डिसाइड करेंगे कि
कहाँ तक इंक्रीज होगा। तो देखिए ये हमारा है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन का कर्व। और अगर हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हमारा कर्व आता है ऑप एम्प का इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में, वो इस टाइप से आता है। तो जहाँ पर ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का कर्व इस क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के कर्व को कट करता है, वो पॉइंट क्या बन जाता है, इसका लिमिट पॉइंट, कि इससे आगे फर्दर ये इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्स पॉइंट है वो क्या बन जाएगा हमारा, वो पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर लिमिट पॉइंट। ठीक है, कर्व क्या हो गया, कर्व लिमिटेड हो गया कि इससे फर्दर हमारे पास अगर फर्दर फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो गेन इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन हमारी ये बनेगी। ठीक है, इसके बाद फर्दर इंक्रीज नहीं होगा गेन, यहाँ तक इस फ्रीक्वेंसी तक ही हमारे पास वो इंक्रीज हो सकता है, उसके बाद गेन इंक्रीज नहीं होगा। ऐसा किसने रोक दिया, ऐसा इस कर्व ने रोक दिया, इस कर्व को लिमिट कर दिया गया। ठीक है, तो जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी हमारी वो ये बनेगी। ठीक है, अगर ये तो है हमारे पास आइडियल डिफरेंशिएटर का। ठीक है, और ये हमारे पास है प्रैक्टिकल ऑप एम्प का कर्व। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास इस सर्किट की दो लिमिटेशंस है। फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है कि अगर हम इसके गेन की बात करें, ठीक है, इस डिफरेंशिएटर के गेन की बात करें तो वो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। तो अगर यहाँ पर नॉइस प्रेजेंट हुई तो वो नॉइस भी इसके साथ साथ क्या होती रहेगी, एम्प्लीफाई होती रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन इसकी ये है। अगर हम इसके सेकंड लिमिटेशन की बात करें तो सेकंड लिमिटेशन हमारी क्या है, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैपेसिटर। ठीक है, और कैपेसिटर का अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा c, यही होता है। और अगर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2πf/c लिख सकते हैं। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसीज की बात करें, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब इनफाइनाइट अगर हम कंसीडर कर लें तो 1/∞ कितना बनता है, 0। मतलब हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 0। कैपेसिटिव रिएक्टेंस 0 होने का क्या मतलब है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो आने वाले सिग्नल के लिए कोई रिएक्टेंस ऑफर नहीं करेगा, वो इस सिग्नल को स्मूथली पास होने देगा बिना किसी रुकावट के। तो इसका मतलब वो जो हम कैपेसिटर लगा रहे थे स्टार्टिंग में, ये जो हमने कैपेसिटर लगाया था, ठीक है, ये कैपेसिटर इस सिग्नल को नहीं रोकेगा, वो क्या है, इसको स्मूथली पास होने देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, एज ए शॉर्ट यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर एज ए शॉर्ट वर्क कर रहा है तो कैपेसिटर के इस एंड पर जो वोल्टेज थी वो थी वोल्टेज V इनपुट के इक्वल, और कैपेसिटर के इस एंड पर जो वोल्टेज थी वो थी 0। ठीक है, इसका मतलब ये कुछ इस टाइप से हो गया, पहले ये था, उसके बाद हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए ये बन गया। वायर के एक एंड पर हमारे पास वोल्टेज कितनी है, इनपुट वोल्टेज के इक्वल, और दूसरे एंड पर जो वोल्टेज है वो कितनी है, वो 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बीच में बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी कैपेसिटर के और बिना ही किसी इंडक्टर के वायर के इस एंड पर वोल्टेज हो जाए इनपुट वोल्टेज के इक्वल और यहाँ पर 0 वोल्टेज? तो इसका मतलब ये जो सर्किट हमने यूज़ किया है इसको हम हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम इस सर्किट को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे कि इस कैपेसिटर के आगे हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा करने पर अगर हम हाई फ्रिक्वेंसीज की बात भी करें तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ये तो शॉर्ट वर्क करेगा, ठीक है, शॉर्ट की तरह, लेकिन फिर भी यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, जहाँ पर रेजिस्टेंस के इस एंड पर कुछ ना कुछ इनपुट वोल्टेज प्रेजेंट होगी और दूसरे एंड पर 0 वोल्ट होगी।
ठीक है। तो ये जो लिमिटेशंस हमें पहले मिल रही थी वो क्या हो जाएंगी, ओवरकम हो जाएंगी। तो ये जो सर्किट है, मॉडिफाइड सर्किट, इन लिमिटेशंस को क्या करता है, ओवरकम करता है। ठीक है। अब अगर हमने इसको मॉडिफाई किया है तो इसके गेन के अंदर भी क्या आएगी, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आएगी। तो वो गेन के अंदर क्या मॉडिफिकेशन आएगी, क्योंकि ये हमारा इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर हम इसके गेन को देखें तो गेन क्या होता है, गेन होता था आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, और उसकी वैल्यू होती थी माइनस में फीडबैक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता था वो। लेकिन अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज में है तो इन दोनों का जो सीरीज रेजिस्टेंस मिलेगा कंबाइन कर वो हमारा किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा उसकी तरह वर्क करेगा। ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा कंबाइन होकर वो कितना बनेगा, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्लस में जो रेजिस्टेंस हमने आर यूज़ किया है वो। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, और ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये बनेगा। और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हमारे पास गेन ये आ जाता है। ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे हाई फ्रीक्वेंसीज़ के लिए, तो हाई फ्रीक्वेंसीज़ के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा था, ये वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। ठीक है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो देखिए जैसे ही 0 पुट करेंगे, ठीक है, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज कितना हो गया, 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, 0। मतलब लो फ्रिक्वेंसीज़ के लिए हमें क्या मिल रही है, आउटपुट वोल्टेज 0 मिल रही है। और अगर हाई फ्रिक्वेंसीज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाई फ्रिक्वेंसीज़ मतलब f की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। तो 1 में इन्फिनिटी कितना बनेगा, 0। और 0 पुट करते ही ये वैल्यू कितनी बन गई, माइनस का RF/R। ठीक है। जो कि हमारा क्या था, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का वोल्टेज गेन था। ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हायर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए तो हमारे पास कुछ ना कुछ गेन आ रहा है, जबकि लो फ्रिक्वेंसीज़ के लिए आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 आ रही है। हायर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए तो कुछ ना कुछ मिल रही है वोल्टेज, लेकिन लो फ्रिक्वेंसीज़ के लिए आउटपुट वोल्टेज हमारी 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये लोअर फ्रिक्वेंसी वालों के लिए कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। ठीक है। लोअर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए आउटपुट वोल्टेज ये 0 दिखा रहा है। ठीक है। हायर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, वोल्टेज को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, हाई पास फिल्टर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारा जो सर्किट है, डिफरेंशिएटर वाला सर्किट, ऑप एम्प एज एन डिफरेंशिएटर, वो किसकी तरह वर्क करता है, वो हाई पास फिल्टर की तरह वर्क करता है। ठीक है। अब अगर हम ऑप एम्प को एज एन इंटीग्रेटर स्टडी